फरेबी इश्क और इंतकाम संजोग से बनी संगिनी सीजन 2 एपिसोड नंबर 17। अब तक आपने पढ़ा, आखिर क्या फैसला लेते हैं शिवांग और रूही का समृद्धि की बातों को सुनकर चलिए जानते हैं। क्या शताक्षी समृद्धि को समझाती है और क्या शताक्षी की बात समृद्धि समझ पाती है? आइए देखते हैं अब आगे। शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, पर अभी भी समृद्धि गोयनका हाउस से नहीं लौटी थी। रूहिका ने व्योम को समझाया भी कि वो समृद्धि को लेकर आए, लेकिन व्योम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर उसे आना होगा तो वो खुद आ जाएगी, पर वो उसे लेने नहीं जाएगा। खैर, घर वाले भी व्योम और समृद्धि दोनों को ही समझा समझा कर थक चुके थे। वो जानते थे कि दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। समृद्धि की जिद गलत थी, इसलिए कोई भी उसे पूरा नहीं करना चाहता था। आखिर कौन इंसान चाहेगा कि घर में बंटवारा हो जाए। खैर, रूहिका इस बात से परेशान थी कि अगर काशी जिंदा होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। वो लोग भी काशी को ढूंढने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। शिवांग ने जब से ये सुना था कि रुद्र और काशी जिंदा हैं, तो वह उसका पता लगाने के लिए दिन रात एक कर रहा था। लेकिन आद्रिजा की शादी भी नज़दीक आ रही थी, इसलिए उसका आधे से ज़्यादा ध्यान आद्रिजा की शादी में लगा था। वहीं शादी की सारी रस्में शुरू होने में महज एक दिन बचा था। समृद्धि गोयनका हाउस में तो थी, लेकिन उसे व्योम की रह रहकर याद आ रही थी। पर उसका ईगो और उसका गुस्सा उसे व्योम से बात करने के लिए राजी नहीं कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया तो समृद्धि ने फ़ोन चेक करा। फ़ोन देखते ही समृद्धि के चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा आ गया। समृद्धि ने फ़ोन कॉल रिसीव किया और समृद्धि बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन कॉल करने की? इतने में भी मन नहीं भरा तुम्हारा जो अब मुझे फ़ोन कॉल करके परेशान कर रही हो? वहीं जैसे ही समृद्धि ने ये कहा तो दूसरी ओर से शताक्षी थी, जो अपनी बहन की बातों को सुनकर उदास हो गई थी। शताक्षी बोली, दी, यहाँ आपका सब इंतजार कर रहे हैं। आपकी जो भी नाराजगी है वो मुझसे है। प्लीज इसकी सजा आप पूरे परिवार और आद्रिजा को तो मत दीजिए। आप इस घर की बड़ी बहू हैं। यहाँ सब मेहमान आ चुके हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। प्लीज आप आ जाइए। समृद्धि बोली, अगर तू चाहती है मैं यहाँ आऊँ तो मेक श्योर करना कि तू मेरे सामने ना आए। शताक्षी बोली, मैं आपके सामने नहीं आऊंगी दी। मैंने तो पूरा मन बना लिया था वेदांत को तलाक देने का, लेकिन वो मेरी बात पर राजी ही नहीं हुआ है। मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा इन दोनों भाइयों को कैसे समझाया जाए। मैं नहीं चाहती कि आपका घर टूटे, लेकिन आप भी तो समझिए ना दी। तभी समृद्धि बोली, तू क्यों चाहेगी कि तेरा घर टूटे? इसलिए तो कुंडली मार कर बैठी हुई है तू रजावत परिवार में। तभी शताक्षी बोली, सच में दी, आप ना अब हद कर रही हैं। मैं मानती हूँ कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, पर इसकी सजा आप पूरे परिवार को क्यों दे रही हैं? उन्होंने तो आपको बेटी बनाकर अपने पास रखा था ना। भूलिए मत, आप हर किसी से बचकर उन्हीं के पास आई थी। वो चाहते तो आपके साथ बहुत बुरा कर सकते थे, ये जानने के बाद कि आप दिग्विजय राणा की बेटी हैं। उस समय तो उनको आपका सच मालूम था ही नहीं। तो सोचिए, उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया, बल्कि आपको मान सम्मान के साथ अपने घर की बहू बनाया। और फिर भी आप इस तरीके की हरकत कर रही हैं। कम से कम आतिजा के लिए ही आ जाइए। समृद्धि बोली, मैंने ना तुझे तेरी राय ना ही मांगी है और ना ही मैं तेरी बातें सुनने के लिए यहाँ बैठी हूँ। अभी भी तुझे चैन नहीं मिल रहा जो मुझे फ़ोन पर बातें सुना रही है? शताक्षी बोली, दी, मैं आपको कोई बातें नहीं सुना रही, अभी जो हालात हैं वो बता रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप आना चाहती हैं तो ठीक, नहीं आना चाहती तो फिर इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा कि आपकी जिद के चलते आपके और आद्रिजा के बीच के रिश्ते में खटास ना आ जाए। आद्रिजा इस घर की बेटी है, उसे उसकी शादी एंजॉय करने का मौका अच्छे से मिलना चाहिए। इतना कहकर शताक्षी ने अपना फ़ोन कट कर दिया। वो जानती थी अगर वो फ़ोन ऑन रखेगी तो समृद्धि उसे बातें सुनाने से पीछे नहीं हटेगी, इसलिए उसने बिना समृद्धि की बातें सुने बिना ही फ़ोन कट कर दिया। वहीं शताक्षी की बात सुनकर समृद्धि थोड़ा सोच में पड़ गई। फिर थोड़ी देर उसने अपने आप को कुछ समझाते हुए अपना सामान पैक किया और सीधे अपना सामान लेकर अपने भाई के साथ रजावत मेंशन के लिए निकल गई। उसने देखा कि सब लोग तैयारी में बिजी हैं। रूहिका ने जब देखा कि दरवाजे पर समृद्धि अपने भाई के साथ आई है तो वो देखकर खुशी से समृद्धि के पास आई और बोली, रूहिका बोली, समृद्धि बेटा तुम आ गई, अच्छा किया, हम सब यहाँ तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। समृद्धि ने एक नज़र रूहिका पर डाली और फिर मुंह फेरते हुए बोली, अगर आप मेरी इतनी परवाह और मेरी इतनी याद आ रही थी आपको, तो जो मैंने कहा था वो आप कब का मान चुकी होती। मुझे यूं मेरे घर से बेघर ना किया होता। समृद्धि की ये बात सुनकर रूहिका कुछ कहती उससे पहले ही ऐश्वर्या, जो कि उन दोनों की बातें सुनकर गुस्से में आ चुकी थी, वो बोली। ऐश्वर्या बोली, हमने तुम्हें बेघर नहीं किया है समृद्धि, तुम खुद हुई हो और वजह तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए दोबारा अगर तुमने अपनी सास से स्टोन में बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समृद्धि ने ऐश्वर्या की तरफ देखा और बोली, आप तो इन्हीं की तरफदारी करेंगी ना, भूलिए मत, एक समय पर आप भी इनको पसंद नहीं करती थी। ऐश्वर्या बोली, वह हमारा पर्सनल मैटर था और उस बात को सालों बीत चुके हैं। ये मेरा परिवार है और परिवार में आपसी मतभेद होते रहते हैं, लेकिन हमारे मनों के बीच में कोई भेद नहीं है। मनभेद तो तुम बना रही हो सभी घर वालों के बीच में। सोचा है कभी कि तुम्हारी जिद के चलते परिवार पर क्या असर पड़ेगा, व्योम पर क्या असर पड़ेगा?
व्योम तुमसे प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर नाजायज जिद को वो मान ले और परिवार वाले मान ले। मैं तो पहले भी तुम्हारी जिद के खिलाफ थी, लेकिन रूहिका और शिवांग ने तो तुम्हारी खुशी के लिए दिल पर पत्थर रखकर अपने सगे बेटे को खुद से अलग करने का सोच लिया था, पर व्योम ने इनकार कर दिया। जब तुम्हारा पति ही तुम्हारी जिद को मानने से इनकार कर रहा है तो तुम दूसरों पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अगर तुम्हें इतना ही गुरूर है खुद की जिद का, तो एक काम करो, जाकर अपने पति को मनाओ पहले। और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और हम लोग भी, कि व्योम इस जिद को मानने के लिए कभी राजी नहीं होगा। अगर राजी होता तो तुम 2 हफ्तों से गोयनका फैमिली के पास नहीं रहती। बेटा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, मायके और ससुराल में भेद करना सीखो। मैं जानती हूँ कि लड़की को अपना मायका बहुत प्यारा होता है, लेकिन मायके में जो रिश्ते होते हैं, शादी के बाद उन रिश्तों को छोड़कर लड़की को ससुराल की दहलीज पर कदम रखकर वहाँ के सभी रिश्तों को, रीति रिवाजों को, वहाँ के तौर तरीकों को अपनाना पड़ता है। ये बात तुम जल्दी समझ जाओ तो उतना बेहतर है। समृद्धि ने ऐश्वर्या की तरफ देखा और बोली, अब आप भी मुझे सुनाने से पीछे नहीं हट रही हैं चाची जी। अभी अभी तो मैं यहाँ आई हुई हूँ। तभी ऐश्वर्या बोली, तुम यहाँ आई हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये शादी अटेंड करने, जैसे मेहमान अटेंड करते हैं। अगर तुम मेहमान नहीं हो रही होती तो तुम यहाँ बहू की तरह रहती, वो सब जिम्मेदारी निभाती जैसे शताक्षी ने निभाई है। मैं मानती हूँ शताक्षी दिग्विजय राणा की बेटी है, लेकिन शायद उसके अंदर उसकी माँ के गुण हैं, और तुम तो दिग्विजय राणा को अपना पिता मानती ही नहीं हो ना। असलियत में तो तुम गोयनका परिवार की बेटी हो, तो उनके रिश्तों की तरह निभाना सीखो ना। क्यों अपने खून में उनके संस्कारों को, उनके आदर्शों को नहीं लेकर आ रही हो? क्यों अपनी परवरिश से दिग्विजय राणा की छाप छोड़ रही हो सबके दिलों में, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा? लेकिन समृद्धि, बेशक तुम्हारा खून दिग्विजय राणा का नहीं है, लेकिन तुम्हारी हरकतों से साफ पता चलता है कि तुम्हारी परवरिश दिग्विजय राणा ने ही की है। रूहिका, जो कि ऐश्वर्या के इस गुस्से भरे स्वभाव को देखकर हैरान थी, वो ऐश्वर्या को समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ऐश्वर्या को देखकर साफ पता चल रहा था कि शायद उसे समृद्धि से ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो समृद्धि से बेहद नाराज थी। समृद्धि की बातें रूहिका को पसंद नहीं आई, पर रूहिका से ज्यादा ऐश्वर्या भड़क चुकी थी। रूहिका ने समृद्धि को अच्छा खासा सुना दिया था। रूहिका ऐश्वर्या को रोकने का प्रयास करती हुई बोली। रूहिका बोली, ऐश्वर्या बस करो, बहुत हुआ। शादी का माहौल है और मैं नहीं चाहती कि घर में कोई भी तमाशा हो, प्लीज। ऐश्वर्या बोली, मैं भी नहीं चाहती हूँ रूहिका कि कोई तमाशा हो, लेकिन इस परिवार की गरिमा इतने सालों तक आपने बना कर रखी है, पर कोई भी आकर इस परिवार की किसी भी गरिमा को ठेस पहुंचाए, ये मंजूर नहीं है। तुम भी इस घर की बहू बनकर इस घर में आई थी, आपकी शादी भी अनजाने में हुई थी, लेकिन आपने तो ऐसी कोई हरकत नहीं करी थी। तुम्हारी और शिवांग की शादी भी तो अचानक ही हुई थी ना। अगर तुम भी इस तरीके का व्यवहार करती तो तुम्हारे आदर्शों पर, तुम्हारे संस्कारों पर, तुम्हारी परवरिश पर, तुम्हारे खून पर सवाल उठाया जाता, तुम्हारा जो खानदान है उस पर सवाल उठाए जाते, उस पर बातें बनती। तो क्या समृद्धि की ये हरकतें उसके खानदान को कटघरे में खड़े करने के लिए काफ़ी नहीं है? समृद्धि, अभी ये बातें पूरे परिवार वालों को पता है। सोचो, अगर ये बातें बिरादरी में, रिश्तेदारों में या फिर घर से बाहर निकल गई तो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे खानदान की इज्जत का क्या महत्व रह जाएगा? बेटा, हम तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें डांट रहे हैं। तुम्हारी ये जिद नाजायज़ है, इसलिए उसे मानने से इनकार कर रहे हैं, नहीं तो तुम इस घर की बड़ी बहू हो। बड़ी बहू के फ़र्ज, नियम, कायदे सब कुछ होते हैं, तुमने उनमें से एक भी फ़र्ज़ निभाया है? आज इस घर में एक और बहू है, सोचो कल को अनंत की शादी हो जाएगी, उसकी बीवी आकर भी इस तरीके की हरकत करेगी, तो क्या तुम उसे सह पाओगी? और ये तुम्हारा ससुराल है, सोचो तुम्हारे मायके में ये सब कुछ हो, तुम्हारे भी 4 भाई हैं, अगर उन भाइयों में आपस में इस तरीके के मतभेद हो, तुम्हारी भाभियों में इस तरीके के मनभेद हो जाएं, तो क्या तुम्हारा मायका आबाद रह पाएगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी इन हरकतों से तुम्हारी भाभियों को शय मिले। वो लड़कियां खानदानी लड़कियां हैं जो निभा रही हैं अच्छे से। तुम भी अपने आप को दिखाओ कि तुम्हारे अंदर भले ही दिग्विजय राणा की परवरिश है, लेकिन तुम्हारा खून गोयनका परिवार का है, और तुम भी एक खानदानी लड़की हो जो सही और गलत में फर्क करना अच्छे से जानती है। इतना कहकर ऐश्वर्या वहां से रूहिका का हाथ पकड़कर चली गई। रूहिका कुछ न कह सकी, वो तो काफी दिनों से इसी बात से परेशान थी कि परिवार का माहौल कुछ ठीक नहीं है और इस वजह से उसकी तबीयत भी काफी दिनों से खराब थी। ऐश्वर्या, जो कि इस बात से गुस्से में आई हुई थी, उसने सोच लिया था कि वो समृद्धि को अच्छे से समझाकर एक ही बार ही में सारा मामला सही कर देगी, और उसे ये मौका मिल भी गया। उसने समय रहते समृद्धि को अच्छी खासी डांट भी लगा दी। इस डांट को लगाने का उसका कोई निजी दुश्मनी का इरादा नहीं था, बल्कि वो चाहती थी कि समृद्धि समझ जाए कि वो जो कर रही है वो गलत है। परिवार में इस तरीके से नहीं रहा जाता। समृद्धि वहां से सीधे अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि उसके कमरे में सब कुछ वैसा ही रखा हुआ है जैसा वो छोड़कर गई थी। इससे समृद्धि को पता चला कि व्योम शायद ही इस कमरे में आया हो। वो अपने कमरे में अपने सामान को सेट कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। समृद्धि ने दरवाजे की ओर देखा तो सामने आद्रिजा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। समृद्धि ने आद्रिजा को देखा और बोली। समृद्धि बोली, आद्रिजा तुम अंदर आओ। आद्रिजा अंदर आई और बोली, भाभी पता है मैंने आपको कितना मिस किया। अब आप आ गई हैं ना, अब सारी शादी में मज़ा ही मज़ा आएगा।
समृद्धि बोली, क्यों, तुम्हारी सताक्षी भाभी ने 4 चांद नहीं लगाए क्या शादी में? आद्रिजा बोली, लगाए हैं, लेकिन मज़ा तो तब आएगा ना जब मेरी दोनों भाभियां मेरे साथ होंगी। अब तो मैं सोच रही हूँ जल्द से जल्द अनंत भाई की भी शादी हो जाए तो मेरे पास 3-3 भाभियां हो जाएंगी। वैसे आप कितनी लकी है ना भाभी कि आपके पास 4 भाभियां हैं। समृद्धि बोली, हाँ लकी तो मैं हूँ, पर तुम भी तो लकी हो, तुम भी तो 3 भाइयों की इकलौती बहन हो। आद्रिजा बोली, नहीं मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे पास तो 2 और बहनें हैं। अरे सांची और अंशिका अभी मेरी बहनें हैं और अद्विक और लक्ष्य मेरे भाई हैं, तो उस हिसाब से तो मेरे 5 भाई हैं और मेरे से छोटी 2 बहनें हैं। अब मैं लकी हूँ। आद्रिजा की ये बातें बोलने के पीछे खास मकसद था। वो बातों ही बातों में समृद्धि को ये बताना चाह रही थी कि परिवार की अहमियत क्या होती है। अपनी बात कहकर आद्रिजा ने समृद्धि को गले लगा लिया। समृद्धि आद्रिजा के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, उसमें हीरे का एक ब्रेसलेट था। समृद्धि ने वो ब्रेसलेट आद्रिजा को दिया और बोली, समृद्धि बोली, आद्रिजा ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। आद्रिजा ने वो ब्रेसलेट लिया और बोली, वाह भाभी ये तो बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच। समृद्धि ने आद्रिजा के सर पर हाथ फेरा। आद्रिजा वहां से जा चुकी थी। समृद्धि आद्रिजा को जाता देख मन ही मन में बोली। समृद्धि बोली, हर किसी की जुबान पर सताक्षी का नाम ही टिका हुआ है, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सताक्षी इस घर को छोड़कर अपने आप चली जाए। समृद्धि की आंखों में इस समय अजीब सा जुनून नजर आ रहा था। शायद ये नफरत की शुरुआत और बदले की आग शुरू हो चुकी थी, पर वो भूल गई थी कि अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो बुराई हमारे पास लौट कर आती है। खैर समृद्धि नीचे हॉल में आई तो उसने देखा सभी लोग कामों पर लगे हुए हैं, पर अभी तक उसे सताक्षी मिली नहीं थी। समृद्धि ने सताक्षी को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया था। भले ही वो सताक्षी से नफरत कर रही थी, लेकिन वो जानना चाह रही थी कि आखिर सताक्षी कर क्या रही है। तभी उसे सताक्षी हाथों में बैग लिए दरवाजे से अंदर आती हुई दिखी, तो उसकी निगाहें सताक्षी पर टिक गई। पिंक कलर की साड़ी में, लंबे बाल, हाथों में काफी सारा सामान और उसके बगल में खड़ा वेदांत, जिसके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। अपने बगल में खड़े वेदांत को देखकर सताक्षी के चेहरे पर भी एक अलग सा निखार और चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखकर एक बार समृद्धि को फिर बुरा लगने लगा। समृद्धि खुद से बोली, तुम यहाँ अपने पति के साथ शॉपिंग कर रही हो, हंसी खुशी रह रही हो, और मुझे मेरे पति से तुमने दूर कर दिया है। सताक्षी ये तुमने ठीक नहीं किया। वो ये बात खुद से बोल ही रही थी कि लेकिन वो भूल गई थी कि कोई और भी था जो उसकी ये बातें सुन चुका था। समृद्धि अपने आप से बात कर रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बेहद पास खड़ा है। वो कुछ सोच या समझ पाती उससे पहले ही उसके पास खड़ा इंसान धीरे से उसके कंधे के पास आते हुए बोला। वो इंसान बोला, सताक्षी और वेदांत खुश हैं क्योंकि वो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। उन्हें एक दूसरे की अहमियत और परिवार की अहमियत पता है, लेकिन शायद तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाई समृद्धि। अगर किया होता तो मेरे भरोसे का मान रखती, मेरा मान रखती और शायद घर छोड़कर न जाती। समृद्धि ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो सामने व्योम खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और बेबसी साफ नजर आ रही थी। समृद्धि ने देखा कि व्योम को ज्यादा ही कमजोर लग रहा है। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी। जिन आंखों में हमेशा सुकून और मुस्कुराहट रहती थी, उस चेहरे पर गंभीरता बनी रहती थी। उन आंखों में आज सोनापन साफ नजर आ रहा था। चेहरा पहले से कुछ ज्यादा ही गंभीर हो चुका था। समृद्धि समझ रही थी कि उसके ना होने से व्योम पर कितना असर पड़ा है, पर वो अपनी बात पर अभी भी अड़ी हुई थी। समृद्धि बोली, वजह तुमने ही दी है, मैंने नहीं। अगर तुम मेरी बात मान जाती तो शायद हम भी ऐसे ही हंसी खुशी रहते। व्योम बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मेरे परिवार से दूर कर दोगी तो मैं तुम्हारे साथ खुश रह पाऊंगा? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरे लिए जितनी अहमियत तुम रखती हो उतनी ही मेरे परिवार के लोग भी रखते हैं, और तुम्हारे कहने के हिसाब से अगर मैं चला तो वेदांत और सताक्षी का घर टूटने में देरी नहीं लगेगी। किसी का घर तोड़कर मैं अपना घर नहीं बसा सकता। इससे बेहतर है कि हम दोनों अलग हो जाएं। जैसे ही समृद्धि ने यह सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। समृद्धि धीरे से बोली, तो तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते हो? व्योम बोला, नहीं, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। घर से जाने का फैसला भी तुम्हारा ही था और रिश्ता तोड़ने का फैसला भी तुम्हारा ही होगा, लेकिन मेरा फैसला ना बदला है और ना बदलेगा। तुम्हें वापस आना है तो मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ एक ही रिश्ते के साथ अपनाना होगा। नहीं अपना सकती तो जब तुम्हें ठीक लगे तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती हो। व्योम की बातें सुनकर हैरानी से समृद्धि व्योम की ओर देख कर बोली। समृद्धि बोली, क्यों, क्या तुम्हारी नज़रों में हम दोनों के प्यार की कोई अहमियत नहीं है? व्योम बोला, अहमियत है, इसलिए तुम्हें छूट दे रखी है क्योंकि मेरी बातें तुम अब समझने वाली नहीं हो। अगर समझने वाली होती तो कब का समझ चुकी होती। खैर शादी का माहौल है, अच्छा लगा कि तुम आई। समृद्धि बोली, कैसे ना आती, घर की बड़ी बहू जो हूँ। ये सुनकर व्योम ने हाँ में सर हिलाया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। समृद्धि को व्योम की ये चुप्पी और ये गुमसुम होना काफी खटक रहा था, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं करने वाली थी। सताक्षी अंदर हॉल में आई तो उसने देखा कि समृद्धि आई हुई है।
समृद्धि को देखकर उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। उसे पता था कि कल की बातों का असर ज़रूर हुआ है समृद्धि पर और समृद्धि ज़रूर आएगी। समृद्धि को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके पास जाने की उसने जहमत नहीं उठाई। वो जानती थी कि अगर वो समृद्धि के पास गई तो शायद समृद्धि का मूड खराब हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ से रूहिका, ऐश्वर्या और बाकी सब लोगों के पास आकर बैठ गई। समृद्धि भी थोड़ी देर में वहाँ आकर बैठ गई थी। तभी शताक्षी बोली, माँ, आपने कहा था ना ज्वेलरी ले आने को, मैं ले आई हूँ सारी ज्वेलरी। ज्वेलर्स ने सारी ज्वेलरी बना दी है। तभी रूहिका बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, लाओ दिखाओ, देखो तो सही कैसे डिज़ाइंस बनाए हैं। हमारे घर की पहली शादी है जो इस तरीके से हो रही है, धूमधाम से। तुम्हारी और समृद्धि की शादी तो यूं ही जल्दबाजी में हो गई, लेकिन एक बार आद्रिजा की शादी हो जाए फिर तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवाऊंगी। तब तक अपने घर की बहू को जेवर तो चढ़ाऊं। बैठो सबके सब, देखें क्या क्या बनवाए हैं हमने और क्या क्या बनवाए हैं जौहरी जी ने। जैसे ही रूहिका ने ये कहा तो सारे जेवरों को खोलना उसने धीरे धीरे करके शुरू कर दिया। सभी जेवर एक से बढ़कर एक थे। रूहिका ऐश्वर्या को जेवर दिखाते हुए बोली। रूहिका बोली, ये देखो ऐश्वर्या, कितना प्यारा लग रहा है ये मैंने आद्रिजा के लिए बनवाया था, बहुत पहले बनवाया था, सोचा इसे थोड़ा पॉलिश करवा दूं। ऐश्वर्या बोली, अच्छा लग रहा है। एक मिनट, ये दूसरा वाला हार तो देखा देखा सा लग रहा है, ये काशी भाभी का है ना? रूहिका बोली, हाँ, तुम्हारी याददाश्त सचमुच बहुत तेज है। ऐश्वर्या बोली, ये हार बहुत प्यारा हार है। पता है आद्रिजा, ये हार राठौर परिवार का पुश्तैनी हार है, जिसे मामी जी ने काशी भाभी को उनकी मुंह दिखाई पर दिया था। तभी आद्रिजा बोली, सचमुच? फिर तो मैं शादी के दिन यही हार पहनूंगी। कितना प्यारा लग रहा है। माँ देखो, भाभी आप भी देखो ना, कितना प्यारा लग रहा है ये। इतना कहकर आद्रिजा ने वो हार सभी को दिखाना शुरू कर दिया और समृद्धि की तरफ दिखाया तो समृद्धि बोली, सचमुच ये हार बहुत प्यारा है। तभी रूहिका समृद्धि की ओर देखते हुए बोली, समृद्धि, ये रहे तुम्हारे जेवर। इसमें से कुछ जेवर काशी भाभी के हैं और कुछ हमारे खानदानी, जो हमारी बेटियों को और बहुओं को बराबर देने हैं। आद्रिजा के लिए ये हार काशी दी ने बड़े प्यार से बनवाया था। जब आद्रिजा पेट में थी तो काशी दीदी अक्सर कहती थी, अगर उनकी बेटी होगी तो ये हार वो अपनी बेटी को देंगी। वो तो नहीं है, लेकिन ये हार काशी दीदी के आशीर्वाद के तौर पर आद्रिजा के पास रहेगा। और ये कुछ जेवर भी जो तुम्हारे लिए, अनंत की बहू के लिए और शताक्षी, ये तुम्हारे लिए हैं। तभी समृद्धि अचानक बोली, शताक्षी के लिए क्यों? वो कौन सा काशी माँ की बहू है? जैसे ही समृद्धि ने इतना कहा ही था कि तभी ऐश्वर्या गुस्से से उसे देखने लगी। ऐश्वर्या बोली, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था ना कि हमारे घर में तेरा मेरा नहीं होता है। जब रूहिका ने तुम्हारे पति को और अपने बेटे को पालने में तेरा मेरा नहीं किया तो तुम होती कौन हो तेरा मेरा करने वाली? जैसे ही ऐश्वर्या ने ये बड़े ही गुस्से में समृद्धि को कहा तो समृद्धि थोड़ा डर गई। तभी समृद्धि बोली, चाची जी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तभी रूहिका बोली, ध्यान रहे समृद्धि, मर्यादाएं होती हैं कुछ शब्द बोलने की। जिस दिन तुम मर्यादा पार करोगी तो तुम्हें मेरा वो रूप देखने को मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। आगे से सोच समझ कर बोलना। अभी तक रूहिका ने समृद्धि को गुस्सा नहीं दिखाया था, लेकिन समृद्धि समझ चुकी थी कि ये बात बोलकर उसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। समृद्धि की बातें सचमुच सुनने लायक तो नहीं थी, इसलिए जब उसने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा तो रूहिका उसकी ओर देख कर बोली, मानो वो उसे वार्निंग दे रही हो कि दोबारा ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। रूहिका फिर बोली, हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं और ये जेवर सिर्फ मेरे बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सांची, अंशिका, अद्विक और लक्ष्य के लिए भी हैं। अद्विक और लक्ष्य की होने वाली बीवियों के लिए काफ़ी जेवर है हमारे पास जो हमने उन्हें देने हैं, क्योंकि वो सब हमारे बच्चे हैं। हमने कभी बच्चों में तेरा मेरा नहीं किया है। इससे ध्यान रहे कि आगे से ये शब्द दोबारा ना कहे जाएं घर में। तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू के कर्तव्य होते हैं, कर्तव्यों को अच्छे से निभाओ। बड़ी बहू का जो धर्म होता है पूरे परिवार को आपस में जोड़ कर रखना, ना कि तोड़ना। ये लो, तुम अपने जेवरों को संभालो। शताक्षी, ये रहे तुम्हारे जेवर। इतना कहकर रूहिका ने सभी के हिस्से के थोड़े थोड़े जेवर सभी को दे दिए। सांची तो अपने लिए जेवर देखकर बेहद खुश थी। तभी उसके फोन पर आराध्या का कॉल आया। आराध्या और शशांक दोनों ही किसी काम से एक दिन पहले ही राजस्थान से बाहर गए थे, इसलिए वो दोनों इस समय रजावत मेंशन में नहीं थे, लेकिन सांची वहीं थी। पर अचानक आराध्या का फोन आने से वो वहां से उठकर चली गई। अंशिका ने जब अपने लिए ज्वेलरी देखी तो वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोली। अंशिका बोली, ये कितनी प्यारी ज्वेलरी है बड़ी माँ, सचमुच मुझे ये बहुत पसंद आई। रूहिका बोली, हाँ हाँ, ये सब तुम्हारी हैं। शादी में तुम्हें यही सब पहनने हैं, इसलिए तो तुम लोगों के लिए बनवाए हैं। तुम्हारी तो उम्र है ये सब पहनने की। तभी एक प्यारी सी ज्वेलरी अंशिका की नज़रों पर टिक गई। रूहिका ने जब उसकी नज़रों पर गौर किया तो देखा अंशिका की नज़रें एक प्यारे से कुंदन के हार पर टिकी हुई हैं। रूहिका मुस्कुराते हुए बोली, अंशिका, तुम्हें यह हार पसंद आया है? अंशिका बोली, नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर यह हार बहुत सुंदर है। किसका है ये? काशी माँ का।
रूहिका बोली, ये काशी दीदी का नहीं, ये मेरा हार है। ये मुझे माँ ने दिया था जब मैं अपने मायके से अपने ससुराल लौट रही थी। ये मेरी दादी, और एक और हार है जो माँ को बहुत पसंद था। ऐसी कई ज्वेलरी हैं जो मेरी नानी की थी, जिसे माँ ने मुझे और काशी दी को बराबर दी हैं, और अभी भी बहुत सी ज्वेलरी उनके पास रखी हैं, उनकी पोती और अपने पोता बहू को देने के लिए। अब अगर तुम्हें कुछ पुरानी ट्रेडिशनल ज्वेलरी चाहिए तो तुम जाकर सीधे अपनी नानी माँ से संपर्क करना। क्यों बच्चों, सही कह रही हूँ ना मैं? आदिजा मुस्कुराते हुए बोली। फिर तो ठीक है, अभी यहाँ से सारी ज्वेलरी बटोर लेते हैं, फिर नानी माँ के पास चलेंगे। ऐश्वर्या ने भी अपने लिए काफ़ी नए जेवर बनाए थे। ज्वेलरी देखकर ऐश्वर्या बोली, रूहिका देखो, मैंने ये नई ज्वेलरी बनाई है, कैसी लग रही है? रूहिका बोली, बहुत सुंदर है। एक और ज्वेलरी उठाते हुए ऐश्वर्या रूहिका को दिखाने लगी। बच्चे अपनी अपनी ज्वेलरी लेकर वहां से जा चुके थे। रूहिका और ऐश्वर्या अपनी ज्वेलरी देख रहे थे और बाकी के सभी जेवरों को अच्छे से अरेंज कर रहे थे। तभी रूहिका की नज़र एक बॉक्स पर पड़ी। रूहिका ने उस बॉक्स को खोल कर देखा तो रूहिका बोली, ये किसने बनवाया है? ऐश्वर्या, तुमने मंगाया क्या? ऐश्वर्या बोली, हाँ ये मैंने मंगाया, पर बनवाया नहीं है मैंने, अद्विक ने बनवाने को दिया था। अद्विक कह रहा है कि उसे एक लड़की पसंद है। जब मैंने पूछा कि कौन है वो लड़की, तो उसने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा, एक प्यारा सा जेवर बनाओ उसके लिए ताकि उसे पहना सकूं, और फिर आप समझ जाना कि मुझे वो लड़की पसंद है। रूहिका बोली, अरे वाह, अद्विक किसी को पसंद करता है, कौन है वो? ऐश्वर्या बोली, पता नहीं, इस बारे में कुछ बताया ही नहीं उसने। मैंने कितना पूछना चाहा कौन है वो लड़की, पर बताता ही नहीं ये लड़का। रूहिका बोली, तब तो प्यार की गाड़ी अभी तक आगे नहीं बढ़ी है, बड़ी होती तो ये तो अपने भाइयों से एक कदम पीछे था क्या? ये एक कदम आगे ही है, उठा कर ले आएगा लड़की। ऐश्वर्या बोली, नहीं नहीं यार, एक ही तो लड़का है मेरा, उसकी शादी धूमधाम से करने का शौक है मुझे, इसी बहाने उसकी शादी एंजॉय कर लेंगे। तुम और वेदांत ने तो ऐसी जल्दबाजी में शादी की मानो दोनों की दुल्हन कल ही रफू चक्कर हो रही हूँ। रूहिका बोली, सच ही तो था, दोनों की दुल्हन अगले ही दिन तो रफू चक्कर होने वाली थी। तभी ऐश्वर्या हंसते हुए बोली, कह तो तुम सही रही हो, खैर कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों की शादी उनके अपने प्यार से हुई है। बस एक बार समृद्धि सब कुछ समझ जाए तो सब ठीक होगा। रूहिका बोली, पता नहीं कब होगा ठीक, बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं इन सब से। कभी कभी तो लगता है इन बच्चों को पालना मेरा उतना परेशान करने वाला नहीं था जितना उनकी बीवियों के साथ रिश्ता बैठाना हो रहा है। ये आपस में इतना लड़ रहे हैं ना जाने हमारे बात कैसे निभाएंगे सभी रिश्तों को। कभी कभी बहुत डर लगता है ऐश्वर्या। रूहिका को यूँ परेशान देख ऐश्वर्या उसकी ओर देखते हुए उसे शांत करने लगी। ऐश्वर्या रूहिका से बोली, सब ठीक होगा, और वैसे भी जब से दिग्विजय राणा ने मरते मरते ये कहा है कि रुद्र भाई और भाभी जिंदा हैं, तब से हमें एक उम्मीद मिली है। सोचो अगर उनकी बात सच साबित होगी तो कितना अच्छा होगा, पूरा राठौर परिवार हमेशा के लिए एक हो जाएगा। रूहिका बोली, चाहती तो मैं भी यही हूँ। शिवांग बहुत कोशिश कर रहे हैं दी और जीजू को ढूंढने की, पर आदिजा की शादी है इसलिए सारा ध्यान वहीं लगा है। खैर इस समय तो मेहमानों को देखो, मैं बाकी के काम देखती हूँ। अभी हमें हल्दी भी कुटवानी है, कल हल्दी की रस्म है, दुल्हन को हल्दी लगेगी। ऐश्वर्या बोली, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, और वैसे भी पहले हल्दी रुद्राक्ष के घर से आएगी, उसके बाद यहाँ लगेगी, तो हमारे पास थोड़ा टाइम होगा सब कुछ अरेंज करने का, और इवेंट प्लानर है ना, वो सब कुछ संभाल रही है, तो चिंता क्यों कर रही हो? रूहिका बोली, बेटी की माँ हूं ना, जब अंशिका की शादी होगी तब देखूंगी तू कितनी बेफिक्री से सारा काम करती है। ऐश्वर्या बोली, हाँ हाँ मार ले ताना। रूहिका मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वहीं घर से बाहर गार्डन में सांची आराध्या से फोन पर बात कर रही थी। सांची को आराध्या ने बता दिया था कि वो और शशांक शाम तक पहुंच जाएंगे, इसलिए सभी को ये बात बता दे। सांची ने भी इस बात को कहकर फोन कट कर दिया। वो वापस मुड़कर घर की तरफ आने को हुई कि तभी उसका पैर सीढ़ियों के बीच में उलझा और वो गिरने लगी। उसकी आंखें डर के मारे काफी टाइटली बंद थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है, वो शायद हवा में लटक चुकी थी। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली तो एक मजबूत हाथों ने उसे उसकी कमर से पकड़ा हुआ था। सांची की नजरें उसकी तरफ पड़ी तो वो उसे देखती ही रह गई। उसकी बाहों में पड़ी सांची को वो इंसान प्यार से निहारे जा रहा था। सांची भी उसको यूं प्यार से देख रही थी। थोड़ी देर उस इंसान ने सांची की ओर देखते हुए उसे अच्छे से खड़ा किया और बोला। वो इंसान बोला, अब तुम ठीक हो? सांची बोली, थैंक यू सो मच। इतना कहकर सांची वहां से जाने को हुई कि तभी सांची के हाथों का ब्रेसलेट उस लड़के की शर्ट के बटन पर अटक गया। सांची अपने ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश कर रही थी कि तभी वो लड़का बोला, लगता है कायनात भी नहीं चाहती कि हम दोनों अलग हो। शायद ये कायनात का कोई इशारा है जो हमें मिलता है। पहले तुम्हारा गिरना, अब इस ब्रेसलेट का अटकना। सांची बोली, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, इसलिए इसे किस्मत का नाम देना बंद करो, और तुम्हारी ये फ्लर्टिंग ट्रिक में मैं नहीं आने वाली हूँ अद्विक शेखावत। अद्विक बोला, क्यों, क्या गलतफहमी है मेरी? क्या तुम्हें किस्मत पर भरोसा नहीं? सांची बोली, नहीं, मुझे किस्मत पर भरोसा नहीं है। अद्विक बोला, क्यों, जान सकता हूँ इसकी वजह? सांची बोली, वजह कोई खास नहीं, लेकिन जो तुम्हारा फ्लर्ट करने का तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है। मैं ऐसी फ्लर्टिंग ड्रामा बहुत बार देख चुकी हूँ, तुम्हारी ये ट्रिक यहाँ काम नहीं करने वाली है। इतना कहकर सांची ने जोर से अपना ब्रेसलेट खींचा, जिस कारण अद्विक का बटन उसकी शर्ट से टूट गया। ये देखकर अद्विक के चेहरे पर अलग से भाव थे। सांची गुस्से से वहां से जाने को हुई कि तभी अद्विक गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला। अद्विक बोला,
ये क्या किया तुमने? तुमने मेरा बटन तोड़ दिया। सांची बोली, हाँ कोई दिक्कत तुम्हें? अद्विक बोला, हाँ दिक्कत है, मेरी शर्ट का बटन तोड़ने से अच्छा था तुम अपना ब्रेसलेट तोड़ देती। सांची बोली, तुम्हारे इस 2000 की शर्ट के लिए मैं अपना इतना कीमती ब्रेसलेट नहीं तोड़ सकती, और आगे से मुझसे दूर रहना। इतना कहकर सांची वहां से जाने को हुई कि तभी अद्विक ने गुस्से से सांची का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। सांची को समझ पाती उससे पहले ही अद्विक ने सांची के हाथों से वो ब्रेसलेट जोर से खींचते हुए निकाल दिया और अपना टूटा हुआ बटन सांची के हाथों में देते हुए बोला। अद्विक बोला, अगर तुम्हारे लिए ये शर्ट मामूली है तो मेरे लिए भी ये ब्रेसलेट कुछ खास कीमती नहीं है। अगर तुम्हें ये ब्रेसलेट तब मिलेगा जब तुम मेरी शर्ट के बटन को दोबारा मिलाकर मुझसे माफ़ी नहीं मांग देती। इतना कहकर अद्विक वहाँ से जाने को हुआ तो सांची गुस्से से उसे जाते हुए देख कर बोली, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूँ अद्विक, मेरा ब्रेसलेट वापस करो, नहीं तो मुझे ऐश्वर्या आंटी से शिकायत करने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अद्विक बड़े ही एटीट्यूड से बोला, तुम्हें जितनी शिकायत करनी है कर सकती हो, ध्यान रहे अगर शिकायत करोगी तो उसकी पनिशमेंट भुगतने के लिए भी तैयार रहना। इतना कहकर अद्विक बेफिक्री से वहां से चला गया, पर सांची उसने तय कर लिया था कि वो इतनी आसानी से अद्विक को नहीं छोड़ेगी। उसने गुस्से से अद्विक के शर्ट के बटन की तरफ देखा और उसे घूरते हुए उसे जमीन पर फेंक कर बोली। सांची बोली, बटन सिलना माय फुट, मैंने तुझे तेरी नानी याद ना दिला दी ना अद्विक शेखावत, तो मेरा नाम भी सांची नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मुझसे पंगा लेकर। इतना कहकर सांची वहां से सीधे अंदर की तरफ गई। सांची अपने कमरे में आ चुकी थी। वो अद्विक से किसी भी हालत में अपना ब्रेसलेट वापस लेना चाहती थी, लेकिन अद्विक के हाव भाव से उसे पता था कि अद्विक इतनी आसानी से उसे उसका ब्रेसलेट वापस नहीं लौटाने वाला। वो वहां से कुछ सोचते हुए सीधे ऐश्वर्या के कमरे में गई, जहाँ ऐश्वर्या किसी कामों में लगी थी। ऐश्वर्या ने जब देखा कि सांची दरवाजे पर खड़ी है तो वो सांची की ओर देख कर बोली। ऐश्वर्या बोली, अरे सांची बेटा, तुम यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, क्या हुआ, कुछ चाहिए था? सांची बोली, आंटी मुझे आपसे एक बात करनी है। सांची ने इस समय अपना चेहरा इतना मासूम और इतना इनोसेंट बनाया था कि उसकी बातों में हर किसी को आ जाना लाजमी था। सांची अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए ऐश्वर्या को देखने लगी तो ऐश्वर्या बोली, हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सांची बोली, हाँ आंटी सब ठीक है, लेकिन उसने इतना कहा और वो इतना कहकर चुप हो गई तो ऐश्वर्या बोली, लेकिन क्या बेटा? मैं मानती हूँ अभी शशांक और आराध्या यहाँ पर नहीं है, पर तुम मुझे बता सकती हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सांची थोड़ा हिम्मत करते हुए बोली, आंटी वो अद्विक, उसने मेरा ब्रेसलेट मुझसे छीन लिया है और वापस नहीं कर रहा। ऐश्वर्या ने जैसे ही ये सुना तो वो सांची की ओर देखने लगी और बोली। ऐश्वर्या बोली, अद्विक तुम्हारा ब्रेसलेट क्यों लेगा भला? सांची बोली, आंटी जब मैं सुबह आ रही थी तो अद्विक ने वो ब्रेसलेट मुझसे छीन लिया, तो मुझसे उसकी शर्ट के बाजू का बटन बस गलती से टूट गया। वो मुझसे कह रहा था कि वो मुझे मेरा ब्रेसलेट नहीं देगा और अगर मैंने आपसे शिकायत करी तो वो मेरा ब्रेसलेट को छुपा देगा और मुझे कभी नहीं देगा। आंटी आप उसे डांट लगाइए ना और मेरा ब्रेसलेट वापस मांग दीजिए प्लीज़। सुनकर ऐश्वर्या हंसते हुए बोली, क्या बेटा तुम लोग भी ना छोटी सी बात पर ऐसे लड़ रहे हो? ठीक है मैं दिला दूंगी तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट। सांची बोली, थैंक यू आंटी, प्लीज़ आप अद्विक को ये मत बताना कि मैंने आपसे कहा है, वरना वो समझेगा कि मैंने उसकी शिकायत आपसे करी है और फिर ना वो मुझसे बदला लेगा। सांची की ये बातें इतनी मासूमियत अंदाज में वो ये कह रही थी कि ऐश्वर्या ये सुनकर हंस पड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर सांची को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि वह समझ गई थी उसकी ऐसी बातें और इस तरीके से ऐश्वर्या के सामने इनोसेंट बनने से अद्विक को अब अच्छी खासी डांट पड़ने वाली है। ऐश्वर्या ने सांची को वहां से भेज दिया, ये विश्वास दिलाकर कि वह अद्विक को अच्छी खासी डांट लगाएगी और उसे उसका ब्रेसलेट वापस भी दिलवाएगी। इतना कहकर सांची वहां से जा चुकी थी। कमरे से बाहर निकलकर सांची के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने इस खरापाती दिमाग में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी थी। सांची मन ही मन में बोली, अब आएगा मज़ा, बहुत बन रहा था ना मुझसे सारी फ्लर्टिंग, अब निकलेगी तेरी। अब पता चलेगा कि अद्विक शेखावत तुमने मुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। इतना कहकर सांची वहां से बड़ी खुशी से अपने कमरे में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में ऐश्वर्या अद्विक के कमरे में गई तो अद्विक हाथों में सांची का ब्रेसलेट लिए किसी सोच में गुम था। तभी ऐश्वर्या ने अद्विक के हाथों से वो ब्रेसलेट छीना और उसे गुस्से से घूरने लगी। अद्विक कुछ समझ पाता उससे पहले ही ऐश्वर्या गुस्से से बोली। ऐश्वर्या बोली, ये ब्रेसलेट तो तुम्हारा नहीं है ना, तो तुमने किसी से छीना है ये? अद्विक बोला, नहीं मॉम, ये तो मुझे गिरा हुआ मिला। ऐश्वर्या बोली, अच्छा तो अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो अद्विक, ये ब्रेसलेट सांची का है और सांची ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने उसके साथ बदतमीजी की और उसका ब्रेसलेट छीन लिया। क्या गलती थी उस मासूम बच्ची की, बताओ जरा, बोलो, जो तुम उसे परेशान करने पर लगे हुए हो। अद्विक बोला, पर मॉम मैंने उसे परेशान नहीं किया, उसने मेरा बटन तोड़ दिया और ये कह रही थी कि ये शर्ट 2000 की है और ये ब्रेसलेट लाखों का। ऐश्वर्या बोली, वो जो कुछ भी हो, लेकिन तुमने उसे धमकाया कैसे? देखो अद्विक, अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें कि किसी लड़की को परेशान करना? अद्विक गुस्से से सांची के बारे में सोचने लगा और बोला। अद्विक बोला, सॉरी मॉम। ऐश्वर्या ने वो ब्रेसलेट अद्विक के हाथों में देते हुए कहा। ऐश्वर्या बोली,
अब तुम चुपचाप जाकर ये ब्रेसलेट सांची को दोगे और उससे माफ़ी मांगोगे। अद्विक बोला, माफ़ी? मैं बिल्कुल नहीं। ऐश्वर्या बोली, मैं पूछ नहीं रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ठीक है ना? और दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा सांची ने मुझसे तुम्हारी कंप्लेन करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अभी सांची के कमरे में उससे माफ़ी मांगो और उसे उसका ब्रेसलेट वापस करो। अद्विक माफ़ी मांगने के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ऐश्वर्या के आगे उसकी चलनी तो नहीं थी। आखिर माँ चाहे किसी की भी क्यों ना हो, बच्चा सबसे ज़्यादा माँ से डरता है। अद्विक गुस्से से वहां से सांची के कमरे में चला गया। सांची कमरे में बैठी बस गिनती कर रही थी कि कब अद्विक उसके कमरे में आकर उसे उसका ब्रेसलेट लौटाए और उससे माफी मांगे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सांची मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर देखने लगी और मन ही मन में बोली। सांची बोली, आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। पर अभी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के अलावा और कोई भाव नहीं रखे थे। तभी दरवाजे पर अद्विक को देखकर सांची की मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई। अद्विक सांची को मुस्कुराता देखकर चिढ़ रहा था और गुस्से से उबल रहा था। अद्विक बोला, ये रहा तुम्हारा ब्रेसलेट, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है सांची। मेरी शिकायत मॉम से कर। सांची मुस्कुराते हुए बोली, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर स्वीट हार्ट। आगे से मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत। ये सोचना कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। अद्विक सांची की ओर देख कर बोला, ये तुमने बहुत गलत किया है सांची, इन सब में मॉम को इंक्लूड करके। अब तुम्हें बताऊंगा कि पंगा लेना क्या होता है। और जैसे मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है ना, ऐसे ही अब तुम्हें ये कहने पे मजबूर ना कर दूं कि अद्विक मुझे माफ़ कर दो मेरी पुरानी सभी गलतियों के लिए। तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी हरकतों की अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। सांची अद्विक को हवा में उड़ाते हुए बोली, जाओ जाओ, बड़े आए धमकी देने वाले। दोबारा आंटी से शिकायत करूंगी ना, वापस यहीं आओगे माफ़ी मांगने, इसलिए इज्जत से निकल जाओ यहाँ से। अद्विक बोला, जाता हूँ, पर याद रखना अद्विक शेखावत बदला लेना कभी नहीं भूलता। इतना कहकर अद्विक वहां से चला गया। वहीं सांची अपना ब्रेसलेट पाकर खुश थी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि अद्विक अब उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जो सांची ने अद्विक के साथ किया था वो उसका बदला जरूर लेगा। खैर, अद्विक गुस्से से अपने कमरे में आ गया था। वो अब यही सोच रहा था कि सांची को कैसे सबक सिखाया जाए, क्योंकि सांची की वजह से उसे पहली बार अपनी मॉम से डांट पड़ी थी। इससे पहले कभी भी ऐश्वर्या ने अद्विक को डांटा नहीं था, लेकिन आज अद्विक को उसने डांटा ही नहीं बल्कि सांची से सॉरी कहने के लिए भी कहा। ये सोच सोच कर उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ समृद्धि अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि वो कैसे सबके दिल को जीते और शताक्षी को सबकी नजरों में कैसे गिराए, कि तभी कमरे में व्योम आया। समृद्धि व्योम को देखकर खुश थी, लेकिन व्योम ने समृद्धि को इग्नोर किया और सीधे अपने कपड़े निकालकर कमरे से बाहर जाने लगा। कि तभी समृद्धि बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? व्योम बोला, मैं अपने कपड़े लेकर अनंत के रूम में शिफ्ट होने वाला हूँ शादी तक। समृद्धि बोली, क्यों व्योम, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जैसे कि मैं ही गलत हूँ, जबकि मैं तो तुम्हारे भले के लिए सोच रही हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारा कुछ बुरा नहीं चाहा है। व्योम बोला, अच्छा बताओ, क्या भला सोचा है तुमने? तुम चाहती हो कि मैं अपने परिवार वालों से अलग हो जाऊं, या फिर शताक्षी और वेदांत एक दूसरे से अलग हो जाएं? इसमें तुम्हारी सोच से क्या सही है और क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो किस तरीके से गलत सोच रहा हूँ, जरा बताओ। समृद्धि बोली, व्योम सोचो, तुम राठौर परिवार के सबसे बड़े हो, लेकिन फिर भी उत्तराधिकारी इस घर के सबसे छोटे लड़के को बनाया गया। तुम्हें एक राज्य दे दिया गया जिसके तुम राजा हो, और अगर वेदांत और शताक्षी एक साथ रहे तो पूरा परिवार उन्हीं के साथ रहेगा। वो दोनों अपनी सियासत को चलाने के साथ साथ राठौर परिवार में भी अपनी हुकूमत चलाएंगे। छोटी माँ और पापा वेदांत के असली माता पिता हैं, और जब बात आएगी अपने बेटे को चुनने की तो वो तुम्हें नहीं अपने असली बेटे को चुनेंगे। इसलिए मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही सोच रही हूँ। व्योम बोला, समृद्धि तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? तुम तो कभी ऐसी सियासती जमीन जायदाद में बिलीव नहीं करती थी। तुम्हारे लिए खुद की आइडेंटिटी, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती थी। तुम ये सब बातें कर रही हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और क्या कहा तुमने कि हुक्म सा मुझे होना चाहिए? देखो समृद्धि, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़ों का है और ये फैसला हो चुका है। मुझे पहले भी हुक्म सा बनने में इंटरेस्ट नहीं था और आज भी नहीं है। मैं तो ये बात बहुत पहले से जानता था कि हुक्म सा अनंत ही बनने वाला है। और वैसे भी मैं अपनी सियासत का राजा हूँ और ये सियासत किसी सियासत के अंदर नहीं आती। बाकी सारी सियासतें राठौर परिवार के अंतर्गत आती हैं, लेकिन एक सिर्फ मेरी सियासत है जिसे शामिल नहीं किया गया है। मैं उसका अकेला राजा हूँ और अपनी सियासत के हर फैसले लेने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं खुश हूँ इसमें भी। और अगर ऐसा नहीं भी होता तब भी मैं खुश रहता। मैं खुद के दम पर तुम्हें खुश रख सकता हूँ, अपने बच्चों को पालने की दम रख सकता हूँ। सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को पालने की ताकत रखता हूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आ कहाँ से रही हैं। समृद्धि, शताक्षी को नीचा दिखाने की चाहत में कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम ही नीचे गिर जाओ। समृद्धि बोली, हाँ हाँ, एक तुम भी मुझे गलत ठहराओगे ना, जबकि सच तो यह है कि मैं सही हूँ और तुम गलत। व्योम बोला, ठीक है, तुम रहो सही, इसलिए मैं इस कमरे में नहीं आने वाला हूँ, एटलीस्ट तब तक जब तक शादी नहीं हो जाती। आदिजा की शादी हो जाने के बाद तुम वैसे भी अपने मायके चली जाओगी तो बेहतर होगा कि तब तक मैं तुमसे दूर ही रहूं। इतना कहकर व्योम वहां से चला गया। वहीं व्योम को जाता देख समृद्धि को एक बार फिर बहुत गुस्सा आ गया।
वह उसकी बातों को नहीं मान रहा था। इस बात को सोच सोच कर वो गुस्से से पागल होए जा रही थी। अब क्या करेगी समृद्धि अपनी बात को मनवाने के लिए? क्या आने वाला है कहानी में कोई नया ट्विस्ट? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से और सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।